मैं नोवा हूँ और यह ओपनक्लो डेली है। आज हम ओपनक्लो V2026.4.27 के साथ शुरू कर रहे हैं, जो EP043 के लिए वर्तमान रिलीज ब्लॉक है। इस रिलीज में कोडेक्स कंप्यूटर यूज सेटअप कमांड, फेल क्लोज्ड MCP चेक, बंडल्ड डीप इंफ्रा प्रोवाइडर सपोर्ट, टेंसेंट युम्बाओ और क्यूक्यूबॉट चैनल एक्सपेंशन, सैंडबॉक्स्ड एजेंट्स के लिए डॉकर GPU पास थ्रू, स्पष्ट आउटबाउंड प्रॉक्सी कंट्रोल, स्टेज नॉन इमेज चैट अटैचमेंट, मैनिफेस्ट बैक्ड मॉडल कैटलॉग, प्लगइन स्टार्टअप मेटाडेटा और टेलीग्राम, स्लैक, डिस्कॉर्ड मीडिया टास्क, सेशंस, अपडेट, गेटवे स्टार्टअप और चैनल मीडिया में एक बड़ी रिलायबिलिटी पास शामिल है। मैं एलॉय हूं और यह एपिसोड जानबूझकर शुरुआत में रिलीज हेवी है। यह रिलीज कोई छोटा पैच नोट नहीं है। यह उन ऑपरेटर सतहों को बदलता है जो मायने रखती हैं जब ओपनक्लॉ एक असली एजेंट रनटाइम के रूप में चल रहा हो। कंप्यूटर यूज सेटअप, प्रोवाइडर ऑनबोर्डिंग, सैंडबॉक्स संसाधन, आउटबाउंड नेटवर्किंग, अटैचमेंट हैंडलिंग, प्लगइन लोडिंग, मॉडल कैटलॉग व्यवहार और लंबे चलने वाले जॉब ट्रैकिंग। रिलीज सेक्शन के बाद हमारे पास दो तकनीकी कहानियां हैं। पहली, डीपग्राम फ्लक्स मल्टीलिंगुअल और इसलिए वॉइस एजेंट स्पीच रिकॉग्निशन वास्तव में एक रनटाइम और टर्न टेकिंग की समस्या है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की समस्या नहीं। फिर गूगल रैपिड बकेट और इसलिए PyTorch ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, GCSFS, FSSPC, बाइडायरेक्शनल GRPC स्ट्रीम, चेकपॉइंट व्यवहार और जोनल लोकेलिटी पर निर्भर हो सकती है। इस एपिसोड के लिए महत्वपूर्ण बाधा गहराई है। हम रिलीज को फीचर नामों की सूची के रूप में नहीं मानेंगे। हम बात करेंगे कि क्या बदला, ऑपरेटर वास्तव में क्या स्पर्श करता है, बदलाव किस फेलियर मोड को हटाने की कोशिश कर रहा है और बिल्डर को अलग तरह से क्या करना चाहिए। सही। रिलीज के लिए इसका मतलब है कोडेक्स कंप्यूटर यूज और MCP प्रीफ्लाइट व्यवहार के साथ शुरू करना, फिर डीप इंफ्रा प्रोवाइडर सपोर्ट, डॉकर GPU एक्सेस, प्रॉक्सी रूटिंग, अटैचमेंट, नोड प्रेजेंस, मैनिफेस्ट फर्स्ट स्टार्टअप, मॉडल कैटलॉग मेटाडेटा, SDK सतहों और रिलायबिलिटी फिक्स की ओर जाना। वॉइस एजेंट्स के लिए इसका मतलब है वेबसॉकेट सेमांटिक्स, लैंग्वेज हिंट्स, डिटेक्टेड लैंग्वेज इवेंट्स, एंड ऑफ टर्न थ्रेशोल्ड, समर्पित सेल्फ होस्टेड इंजन नोड्स, GPU मेमोरी, स्ट्रीम काउंट्स और मॉनिटरिंग। रैपिड बकेट के लिए इसका मतलब है PyTorch और कलॉसिस के बीच डेटा पाथ, सिर्फ स्पीड क्लेम नहीं। तो एपिसोड ओपनक्लॉ रिलीज से शुरू होता है क्योंकि आज सबसे ज्यादा ऑपरेटर फेसिंग बदलाव वही हैं। फिर दो बाहरी कहानियां उसी व्यावहारिक लेंस को चौड़ा करती हैं। रियल टाइम स्पीच सिस्टम और AI स्टोरेज सिस्टम दोनों मॉडल, रनटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच के सीमाओं पर विफल होते हैं। पहली गहरी डाइव से पहले एक और रिलीज नोट। यह अपडेट खास तौर पर उपयोगी है क्योंकि यह एजेंट टर्न से पहले, दौरान और बाद ऑपरेशनल पथ को छूता है। टर्न से पहले सेटअप और प्रीफ्लाइट चेक क्षमताओं को ईमानदार बनाते हैं। टर्न के दौरान चैनल, अटैचमेंट, प्रॉक्सी रूटिंग, प्रोवाइडर कैटलॉग और सैंडबॉक्स संसाधन यह तय करते हैं कि एजेंट वास्तव में क्या पहुंच सकता है। टर्न के बाद सेशन हिस्ट्री, मीडिया टास्क, क्रॉन डिलीवरी, अपडेट सिंक और स्टार्टअप रिकवरी यह तय करते हैं कि सिस्टम अगले रिक्वेस्ट के लिए समझने योग्य रहे। इसीलिए हम एपिसोड का लगभग आधा हिस्सा रिलीज ब्लॉक पर खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। व्यावहारिक सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या शिप हुआ, यह है कि किन फेलियर मोड्स को संकरा किया गया। मिसिंग डेस्कटॉप कंट्रोल सर्वर पहले ही रुकने चाहिए। प्रोवाइडर रो को ऑडिट करना आसान होना चाहिए। फाइल अटैचमेंट चुपचाप गायब नहीं होना चाहिए। धीमा चैनल सेंड गेटवे को वेज नहीं करना चाहिए।
लंबा मीडिया रेंडर सिर्फ इसलिए खो नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेरेंट चैट रन खत्म हो गया। वे बदलाव हैं जो एजेंट रनटाइम को कम फ्रेजाइल बनाते हैं। कहानी 1। ओपनक्लो V2026.4.27 कंप्यूटर यूज, प्रोवाइडर्स, चैनल्स, स्टार्टअप और रिलायबिलिटी को टाइट करता है। कोडेक्स कंप्यूटर यूज से शुरू करें क्योंकि यह रिलीज में सबसे स्पष्ट ऑपरेटिव फेसिंग बदलावों में से एक है। रिलीज कोडेक्स कंप्यूटर यूज के लिए स्टेटस और इंस्टॉल कमांड के साथ सेटअप फ्लो, मार्केटप्लेस डिस्कवरी, वैकल्पिक ऑटो इंस्टॉल और कोडेक्स मोड टर्न शुरू होने से पहले फेल क्लोज्ड एमसीपी चेक जोड़ता है। वह वाक्यांश फेल क्लोज्ड ही कुंजी है। एक कंप्यूटर यूज फीचर तब डेस्कटॉप कंट्रोल टर्न शुरू नहीं करना चाहिए अगर वह एमसीपी सर्वर जो डेस्कटॉप कंट्रोल को संभव बनाता है गायब है, गलत कॉन्फ़िगर्ड है या पहुंच से बाहर है। उस प्रीफ्लाइट के बिना प्रोडक्ट एक कंफ्यूजिंग हाफ स्टेट में प्रवेश कर सकता है। मॉडल को लग सकता है कि वो कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। यूआई इशारा कर सकता है कि फीचर मौजूद है। यूजर उम्मीद कर सकता है कि स्क्रीनशॉट, क्लिक्स और टाइप्ड इनपुट काम करेंगे, लेकिन असल ब्रिज या ड्राइवर नीचे उपलब्ध नहीं है। यही वो तरह की मिसमैच है जो कंप्यूटर यूज सिस्टम को अविश्वसनीय बनाती है। नया सेटअप पाथ रनटाइम को एक प्रैक्टिकल वोकैबुलरी देता है। स्टेटस ऑपरेटर को बताता है कि पीस मौजूद है या नहीं। इंस्टॉल एक रिपेयर पाथ देता है। मार्केटप्लेस डिस्कवरी प्रोडक्ट को सही इंटीग्रेशन ढूंढने में मदद करती है। फेल क्लोज्ड एमसीपी चेक्स टर्न शुरू होने से रोकते हैं, जैसे सब कुछ तैयार है जब टूल बाउंड्री असल में वहां मौजूद नहीं है। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि कंप्यूटर यूज एक हाई ट्रस्ट कैपेबिलिटी है। एक डेस्कटॉप कंट्रोल एजेंट विंडोज, फाइल्स, ब्राउज़र्स, फॉर्म्स और लोकल स्टेट को टच करता है। अगर कंट्रोल ब्रिज फ्लैकी है तो सही बिहेवियर इम्प्रूवाइज करना नहीं है। सही बिहेवियर यह कहना है कि कैपेबिलिटी तैयार नहीं है और मॉडल उस टर्न में प्रवेश करने से पहले रुक जाना जो इस पर निर्भर है। कोडेक्स कंप्यूटर यूज, डायरेक्ट सीयूए ड्राइवर, एमसीपी उसेज और ओपनक्लॉ.ऐप के पीकबू ब्रिज के आसपास एक डॉक्यूमेंटेशन एंगल भी है। यह सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हाउसकीपिंग नहीं है। यह उन सेटअप पाथ्स को अलग करने में मदद करता है जो बाहर से समान दिख सकते हैं लेकिन प्रोसेस लाइफटाइम, परमिशंस, स्क्रीनशॉट कैप्चर, इनपुट इंजेक्शन, ब्राउज़र फोकस और रिकवरी में अलग व्यवहार करते हैं। एक लोकल ऐप ब्रिज, एक डायरेक्ट एमसीपी ड्राइवर और एक कोडेक्स मोड सेटअप सभी कंप्यूटर यूज जैसा लग सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर के लिए असल सवाल कंक्रीट है। कौन सा प्रोसेस स्क्रीनशॉट्स का मालिक है? किस प्रोसेस को इनपुट ड्राइव करने की परमिशन है? फेल्योर कैसे रिपोर्ट होती है? अगर ब्रिज मर जाता है तो क्या होता है? क्या यूजर स्टेटस इंस्पेक्ट कर सकता है? क्या सेटअप को गेसिंग के बिना रिपेयर किया जा सकता है? रिलीज इसका आधा जवाब हाइडन प्रीरिक्विजिट की जगह सेटअप को एक एक्सप्लिसिट सरफेस बनाकर देती है। बिल्डर्स के लिए सिफारिश है कि कंप्यूटर यूज एनेबलमेंट को एक वाइब की तरह नहीं बल्कि एक डिप्लॉयमेंट चेक की तरह ट्रीट करें। एजेंट को डेस्कटॉप कंट्रोल टास्क देने से पहले ब्रिज, सर्वर, परमिशंस और कॉन्फ़िगर्ड रनटाइम पाथ को वेरीफाई करें। दूसरा बड़ा रिलीज एरिया प्रोवाइडर एक्सपेंशन है। डीपिनफ्रा के माध्यम से ऑनबोर्डिंग, डायनामिक कंपैटिबल मॉडल डिस्कवरी, इमेज जनरेशन और एडिटिंग, इमेज और ऑडियो अंडरस्टैंडिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वीडियो, मेमोरी एम्बेडिंग्स, स्टैटिक कैटलॉग मेटाडेटा और प्रोवाइडर ओन्ड बेस यूआरएल पॉलिसी के साथ बंडल्ड प्रोवाइडर सेट में शामिल होता है। यह एक वाइड प्रोवाइडर सरफेस है। इसका मतलब है कि डीपिनफ्रा सिर्फ एक टेक्स्ट एंड पॉइंट नहीं है।
यह मॉडल डिस्कवरी, मल्टी मॉडल जनरेशन, मीडिया अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, वीडियो और एम्बेडिंग्स में भाग ले सकता है। एजेंट रनटाइम के लिए वो कैपेबिलिटी फ्लैग्स मायने रखते हैं क्योंकि अलग अलग टूल्स को अलग प्रोवाइडर असंपशन चाहिए। कंपैटिबल स्वचालित रूप से फुली अंडरस्टूड का मतलब नहीं है। एक कंपैटिबल रिक्वेस्ट शेप मॉडल नेम्स, स्ट्रीमिंग बिहेवियर, टूल सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट, एम्बेडिंग बिहेवियर, ऑथ सेटअप, फॉलबैक बिहेवियर और बेस यूआरएल ओनरशिप में बड़े अंतर छुपा सकता है। अगर रनटाइम हर कंपैटिबल एंडपॉइंट को एक एनोनिमस यूआरएल की तरह ट्रीट करता है, तो कैटलॉग गेसेस का एक सेट बन जाता है। एक प्रोवाइडर के रूप में डीप इंफ्रा को बंडल करके ओपनक्लॉ एक मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोज करने देता है। प्रोवाइडर घोषणा कर सकता है कि ऑनबोर्डिंग कैसे काम करती है, कौन से कैटलॉग रो मौजूद हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज उपलब्ध हैं और कौन सी एंड पॉइंट पॉलिसी वो ओन करता है। यह हर यूजर को लोकल कॉन्फ़िग में वही प्रोवाइडर असम्पशन हैंडबिल्ड करने पर मजबूर करने से बेहतर है। बिल्डर का निहितार्थ सीधा है। जब आप एजेंट रनटाइम में प्रोवाइडर जोड़ते हैं, तो बेस यूआरएल और एपीआई कुंजी पर न रुकें। मॉडल कैटलॉग, एलियस, सेपरेशन, मीडिया सपोर्ट, एम्बेडिंग व्यवहार, ऑथेंट्स और फेल्योर सेमांटिक्स को कैप्चर करें। प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट का हिस्सा है। चैनल विस्तार उसी रिलीज शेप का हिस्सा है। टेंसेंट युअम्बाओ को ऑफिशियल कैटलॉग, कॉन्ट्रैक्ट स्विट्स और कम्युनिटी प्लगइन डॉक्स में एक्सटर्नल चैनल प्लगइन के तौर पर जोड़ा गया है, डॉक्स एंट्रेंस के साथ, ताकि यह लिस्टिंग्स और साइडबार नेविगेशन में दिखे। क्यूक्यूबॉट को ग्रुप चैट सपोर्ट, हिस्ट्री ट्रैकिंग, मेंशन गेटिंग, एक्टिवेशन मोड्स पर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन, FIFO मैसेज क्यू, C2C मैसेज के लिए स्ट्रीमिंग, मीडिया अपलोड और पाइपलाइन रिफैक्टर्स मिलते हैं। चैनल का काम सिर्फ मैसेज के लिए ज्यादा सरफेस जोड़ने जैसा लग सकता है, लेकिन डिटेल्स जरूरी है। ग्रुप चैट डायरेक्ट चैट जैसी नहीं है। मेंशन गेटिंग मायने रखती है क्योंकि एजेंट को हर मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए। एक्टिवेशन मोड्स और परग्रुप कॉन्फ़िग जरूरी है क्योंकि अलग अलग रूम्स में अलग अलग उम्मीदें होती हैं। FIFO क्यूज और डिबाउंस बिहेवियर जरूरी है क्योंकि स्ट्रीमिंग मैसेज मॉडल टर्न को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करने से ज्यादा तेजी से आ सकते हैं। इसीलिए चैनल प्लगइन्स को कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट्स की जरूरत है। रनटाइम को यह जानना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे ट्रैक होती है, टारगेट कैसे रिजॉल्व होते हैं, मीडिया कैसे अपलोड होता है, रिप्लाईज कैसे गेटेड होते हैं और स्ट्रीमिंग लाइफ साइकिल कैसे हैंडल होती है। वरना हर चैनल एक स्पेशल केस बन जाता है और रिलायबिलिटी की समस्याओं को मॉडल पर डाला जाता है, भले ही चैनल एडेप्टर टूटा हुआ हिस्सा हो। तो रिलीज का पहला पढ़ना यह है: कंप्यूटर यूज शुरू करने के लिए सुरक्षित हो गया है, प्रोवाइडर सपोर्ट ज्यादा पूर्ण हो गया है और चैनल कवरेज ज्यादा स्पष्ट हो गई है। ये सब ऑपरेटर सरफेस हैं। ये इस पर असर डालते हैं कि एजेंट क्या कर सकता है, सिस्टम कैसे जानता है कि यह तैयार है और रनटाइम फेलियर्स को कैसे समझाता है। डॉकर सैंडबॉक्स बदलाव कागज पर छोटा है और व्यवहार में बहुत जरूरी है। ओपनक्लो जोड़ता है ऑप्टिन sandbox.docker.gpus पास थ्रू डॉकर सैंडबॉक्स कंटेनरों के लिए जब होस्ट रनटाइम GPU एक्सेस सपोर्ट करता है। ऑप्टिन पार्ट मायने रखता है। सैंडबॉक्स के अंदर GPU एक्सेस लोकल मॉडल सर्विंग, इमेज जनरेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एम्बेडिंग्स और इवैल्यूएशन जॉब्स के लिए उपयोगी है। लेकिन यह एक रिसोर्स और ड्राइवर सरफेस भी है जिसे आसानी से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। GPU एक्सेस वाला सैंडबॉक्स्ड एजेंट वरम खा सकता है, लंबे समय तक चलने वाली जॉब्स बना सकता है, ड्राइवर्स पर प्रेशर डाल सकता है या अन्य लोकल वर्कलोड्स से टकरा सकता है। यही कॉन्फ़िग बाउंड्री को उपयोगी बनाता है। एक ऑपरेटर तय कर सकता है कि किन सैंडबॉक्स्ड वर्कलोड्स को GPU रिसोर्सेज देखने दिया जाए
और किन्हें ओनली रहने दिया जाए। यह खासकर तब जरूरी है जब एजेंट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं या मीडिया और मॉडल टूलिंग चला सकते हैं। एक स्पष्ट स्विच के बिना लोकल मशीन एजेंट लोड के नीचे अप्रत्याशित हो सकती है। व्यावहारिक सिफारिश यह है कि जीपीयू पास थ्रू को सिर्फ एक एक्सेलरेशन फ्लैग की तरह नहीं बल्कि एक रिसोर्स पॉलिसी की तरह सोचें। अगर जॉब को जीपीयू चाहिए और ऑपरेटर वर्कलोड पर भरोसा करता है तो इसे जानबूझकर एनेबल करें। अगर जॉब जेनेरिक शेल एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या हल्का ऑटोमेशन है तो जीपीयू को कंटेनर से बाहर रखें। रिलीज में प्रॉक्सी डॉट एनेबल्ड, प्रॉक्सी डॉट प्रॉक्सी यूआरएल और ओपन यूआरएल के जरिए ऑपरेटर मैनेज्ड आउटबाउंड प्रॉक्सी रूटिंग भी जुड़ती है। नोट्स में सख्त HTTP फॉरवर्ड प्रॉक्सी वैलिडेशन, लूपबैक ओनली गेटवे बाईपास और एग्जिट पर प्रॉक्सी एनवायरनमेंट और डिस्पैचर स्टेट की क्लीनअप पर जोर दिया गया है। यह नियंत्रित एग्रेस के लिए सही संरचना है। कुछ इंस्टॉलेशन में सभी आउटबाउंड ट्रैफिक को कॉर्पोरेट प्रॉक्सी, कंप्लायंस इंस्पेक्शन लेयर, नेटवर्क मॉनिटर या प्रतिबंधित पाथ के जरिए रूट किया जाना चाहिए। लेकिन सभी ट्रैफिक का एक जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंटरनल गेटवे ट्रैफिक और लूपबैक कम्युनिकेशन को गलती से बाहरी प्रॉक्सी के जरिए हेयरपिन नहीं करना चाहिए। क्लीनअप भी जरूरी है। प्रॉक्सी एनवायरनमेंट और डिस्पैचर स्टेट रन में लीक नहीं होने चाहिए और प्रोसेस के बाहर निकलने के बाद भी एक्टिव नहीं रहने चाहिए। अगर पुरानी प्रॉक्सी सेटिंग्स बनी रहती हैं, तो अगला रन कंफ्यूजिंग तरीके से फेल हो सकता है। प्रोवाइडर कॉल टाइम आउट हो जाते हैं, लोकल कनेक्शन गलत रूट हो जाते हैं या डायग्नोस्टिक्स गलत नेटवर्क लेयर की ओर पॉइंट करते हैं। बिल्डर्स के लिए पाठ यह है कि प्रॉक्सी सपोर्ट को एक्सप्लिसिट रनटाइम फीचर की तरह ट्रीट करें। यूआरएल वैलिडेट करें, बाईपास रूल्स को स्पष्ट रखें, सीक्रेट्स को लॉग्स से दूर रखें, प्रोसेस लेवल स्टेट क्लीन करें और फेलियर्स बताएं कि समस्या प्रोवाइडर ऑथ है, नेटवर्क रूट है, प्रॉक्सी रीचेबिलिटी है या पॉलिसी है। गेटवे चैट अटैचमेंट बिहेवियर भी बेहतर हुआ है। चैट डॉट सेंड के जरिए नॉन इमेज अटैचमेंट एजेंट रीडेबल मीडिया पाथ के तौर पर स्टेज किए जा सकते हैं, जबकि अनसपोर्टेड आरपीसी अटैचमेंट पाथ स्पष्ट रहते हैं, फाइलों को साइलेंटली ड्रॉप करने की बजाय। साइलेंट ड्रॉपिंग एक बुरा फेलियर मोड है। अगर कोई यूजर किसी एजेंट को फाइल भेजता है और फाइल गायब हो जाती है तो मॉडल इनकम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट से जवाब दे सकता है बिना यह पता लगाए कि इनपुट कभी पहुंचा ही नहीं। यह फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। रनटाइम के लिए यह बताना बेहतर है कि अटैचमेंट स्टेज्ड और रीडेबल है या पाथ अनसपोर्टेड और रिजेक्टेड है। चैनल डिलीवरी और एजेंट रीडेबिलिटी के बीच का अंतर भी जरूरी है। फाइल चैनल प्रोवाइडर द्वारा स्वीकार की जा सकती है, एजेंट के लिए स्टेज की जा सकती है, मैनेज्ड मीडिया पाथ में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है या लोअर लेवल आरपीसी रूट द्वारा रिजेक्ट की जा सकती है। ये अलग अलग स्टेट्स हैं। एक रोबस्ट सिस्टम को इन्हें एक अस्पष्ट सक्सेस में नहीं गिराना चाहिए। डिवाइस प्रेजेंस भी ज्यादा प्रिसीज हो गया है। iOS और एंड्रॉयड नोड्स कनेक्ट और बैकग्राउंड ट्रांजिशन के बाद ऑथेंटिकेटेड नोड डॉट प्रेजेंस डॉट अलाइव इवेंट्स पब्लिश करते हैं। नोड लिस्ट लास्ट सीन फील्ड्स एक्सपोज करती है ताकि बैकग्राउंड वेक्स पेयर्ड नोड्स को हाल ही में अलाइव मार्क कर सकें बिना उन्हें कनेक्टेड मानने के। यह अंतर सादा लेकिन जरूरी है। हाल ही में अलाइव होना कनेक्टेड होने के समान नहीं है। एक मोबाइल नोड वेक कर सकता है, लाइवनेस रिपोर्ट कर सकता है और फिर बैकग्राउंड में वापस जा सकता है। अगर रनटाइम के पास सिर्फ एक बूलियन है तो वह या तो यह ओवर प्रॉमिस करता है कि डिवाइस अभी उपलब्ध है या यूजफुल एविडेंस खो देता है कि डिवाइस अभी भी आसपास है। लास्ट सीन मेटाडेटा ऑपरेटर को एक ईमानदार व्यू देता है। नोड हाल ही में अलाइव था।
यह जरूरी नहीं कि कनेक्टेड हो। यह डायग्नोस्टिक्स, स्केड्यूलिंग, यूआई स्टेटस और यह तय करने में मदद करता है कि नोटिफिकेशन भेजना है, रिक्वेस्ट क्यों करना है या यूजर से डिवाइस फिर से खोलने के लिए कहना है। पेयरिंग स्टेट फिक्स भी है। एरेशिप्ड डिवाइस और नोड पेयरिंग स्टेट फाइल्स परसिस्ट करने से पहले रिकवर की जा सकती हैं, ताकि कीड पेंडिंग और पेयर्ड एंट्रीज मैलफॉर्म्ड जसो स्टोर राइट्स के बाद गायब नहीं होती। यह वही तरह की रिपेयर है जो मायने रखती है, क्योंकि पेयरिंग स्टेट सिर्फ एक कैश नहीं है। यह गेटवे और पेयर्ड डिवाइसेस के बीच ट्रस्ट रिलेशनशिप है। डिवाइस टोकन फिक्स उसी पैटर्न के अनुसार हैं। रिलीज पुनः उपयोग किए गए बासी डिवाइस टोकन को साफ करती है और कंट्रोल यूआई और नोड गेटवे क्लाइंट में डिवाइस टोकन मिसमैच पर फिर से कनेक्ट होने से रोकती है। इससे स्कोप अपग्रेड या टोकन रोटेशन हैंड्स के बाद रेट लिमिट लूप्स से बचा जाता है। अगर टोकन मिसमैच बार बार फिर से कनेक्ट हो रहा है, तो लक्षण अस्थिरता जैसा दिखता है, लेकिन मूल कारण है पहचान की स्थिति। सही व्यवहार है लूप को रोकना, बासी स्थिति साफ करना और एक साफ सुथरा हैंड जबरदस्ती करना। नहीं तो सिस्टम गेटवे को बार बार प्रहार करता रहेगा, जबकि कभी वैध ऑथराइजेशन स्टेट में नहीं पहुंचेगा। इन बदलावों को एक साथ रखें और रिलीज कई अस्पष्ट स्थितियों को स्पष्ट बना रही है। जीपीयू एक्सेस जानबूझकर है, प्रॉक्सी रूटिंग घोषित है, अटैचमेंट्स स्पष्ट रूप से स्टेज्ड या रिजेक्टेड हैं, मोबाइल नोड्स अलाइव या कनेक्टेड हैं और डिवाइस टोकन्स वैलिड या स्टेल हैं। यही ऑपरेटर ग्रेड सॉफ्टवेयर की जरूरत है। रिलीज का एक बड़ा हिस्सा प्लगइन और मॉडल मेटाडेटा को मैनिफेस्ट्स में ले जाने के बारे में है, ताकि गेटवे को सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि क्या मौजूद है, भारी भरकम रनटाइम सरफेसेस इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े। बंडल्ड प्लगइन मैनिफेस्ट्स अब एक्सप्लिसिट एक्टिवेशन डॉट ऑन स्टार्टअप बिहेवियर घोषित करते हैं। डेप्रिकेटेड इम्प्लिसिट स्टार्टअप साइडकार लोडिंग को डिसेबल करने के लिए ऑप्ट इन फ्यूचर मोड गेट भी है, साथ ही कंपैटिबिलिटी वार्निंग्स ताकि प्लगइन ऑथर्स एक्सप्लिसिट मेटाडाटा की तरफ माइग्रेट कर सकें। व्यावहारिक बात है स्टार्टअप कॉस्ट की। गेटवे स्टार्टअप को हर प्लगइन साइड का जस्ट इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि उस प्लगइन को स्टार्टअप वर्क की जरूरत है या नहीं। इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी ट्रीज खींच सकते हैं, चेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स ट्रिगर कर सकते हैं और बूट को धीमा कर सकते हैं। जब कोई सिस्टम कई बंडल्ड और कम्युनिटी प्लगइन सपोर्ट करता है, इम्प्लिसिट स्टार्टअप लोडिंग हर लॉन्च पर एक टैक्स बन जाता है। एक्सप्लिसिट एक्टिवेशन मेटाडाटा गेटवे को एक सस्ता प्लान देता है। मैनिफेस्ट बताती है कि स्टार्टअप एक्टिवेशन जरूरी है या नहीं। रन टाइम सिर्फ वही लोड कर सकता है जो इंटेंशनल है। लेगेसी प्लगइन्स अभी के लिए फॉलबैक पाथ रखते हैं, लेकिन वार्निंग्स ऑथर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ गाइड करती हैं। मॉडल कैटलॉग्स को भी वही ट्रीटमेंट मिलती है। रिलीज मैनिफेस्ट मॉडल कैटलॉग एलियसेस और सप्रेशंस को मॉडल कैटलॉग प्लानिंग और बिल्ट इन मॉडल सप्रेशन में वाया करती है। कियानफैन, सियाओमी, एनवीडिया, सेरेब्राज, मिस्ट्रल, मूनशॉट, डीपसीक, टेंसेंट टोकन हब, स्टेपफिन, बाइट प्लस, वॉल्केनो इंजन, फायरवर्क्स और टुगेदर एआई के लिए प्रोवाइडर कैटलॉग्स प्लगइन मैनिफेस्ट रोज की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मायने रखता है क्योंकि मॉडल लिस्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। रन टाइम को जवाब देना होता है कि कौन से मॉडल्स मौजूद हैं, किस प्रोवाइडर का कौन सा मॉडल है, कौन से एलियसेस वैलिड हैं, कौन से रोज हिडन होने चाहिए और कौन सा एंड पॉइंट शेप इस्तेमाल होना चाहिए। अगर यह जानकारी को रन टाइम में हार्ड कोडेड है तो वह स्टेल हो जाती है। अगर हर प्रोवाइडर इंपोर्ट करके डिस्कवर की जाती है तो स्टार्टअप और लिस्ट कमांड्स भारी हो जाते हैं। मैनिफेस्ट बैक्ड रोज प्रोडक्ट को एक ज्यादा इंस्पेक्टेबल शेप देती है। कोई प्रोवाइडर प्लगइन कैटलॉग रोज, एलियसेस, सप्रेशंस,
और फिक्स्ड मेटाडेटा डिक्लेयर कर सकता है। गेटवे प्लगइन मेटाडेटा को बार बार रीबिल्ड करने के बजाय प्रोवाइडर डिस्कवरी के लिए मेटाडेटा स्नैपशॉट रीयूज कर सकता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग वैलिडेशन से प्लगइन मेटाडेटा स्नैपशॉट को बूटस्ट्रैप में पास कर सकता है। यह बार बार का काम कम करता है और कैटलॉग व्यवहार की ऑडिटिंग आसान बनाता है। अगर किसी पुराने स्पार्क या क्वेन कोडिंग प्लान रो को दबाया जाना चाहिए तो वह दबाव प्रदाता के मेटाडेटा में रहता है, न कि बिखरे हुए कंडीशंस में। अगर किसी प्रदाता के उपनाम हैं तो वे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में घोषित होते हैं। यह रिलीज मैनिफेस्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑन डिमांड बंडल्ड एजेंट टूल रिजल्ट मिडलवेयर को भी हटाती है ताकि टोकन ज्यूस स्टार्ट प्लेजी बना रहे बिना पाए और कोडेक्स टूल आउटपुट कंप्रेशन खोए। यह रनटाइम की लागत तभी देने का एक और उदाहरण है जब क्षमता की जरूरत हो। यह एजेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक उपयोगी पैटर्न है। क्षमता मेटाडेटा जल्दी घोषित करें। भारी कार्यान्वयन बाद में लोड करें। स्टार्टअप को पूर्वानु में रखें। लिस्ट कमांड्स को सस्ता रखें। प्रदाता और प्लगइन व्यवहार को ऑडिट करने योग्य बनाएं। एसडीके और टेस्टिंग में बदलाव उस दिशा को मजबूत करते हैं। यह रिलीज शेयर्ड चैनल रूट नॉर्मलाइजेशन, पार्सर संचालित टारगेट रिजोल्यूशन, रॉ टारगेट कॉम्पैक्ट कुंजियों, पार्स्ड टारगेट टाइप्स और रूट तुलना हेल्पर्स को ओपनक्लॉ प्लगइन एसडीके चैनल रूट के माध्यम से एक्सपोज करती है। यह एजेंट रनटाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, जेनरिक फिक्सचर्स, चैनल एक्शंस, चैनल टारगेट केसेस, प्लगइन रनटाइम, प्रदाता क्षमता असर्शन, मीडिया प्रदाता मॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट फिक्सचर्स के लिए फोकस्ड टेस्ट हेल्पर्स भी एक्सपोज करती है। यह आंतरिक इंजीनियरिंग जैसा लगता है, लेकिन एक्सटेंशन लेखकों के लिए इसका महत्व है। अगर टेस्ट रेपो ओनली हेल्पर डायरेक्टरीज से इंपोर्ट करते हैं तो प्लगइन डेवलपर प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। जब वे हेल्पर्स हिलते हैं, टेस्ट टूट जाते हैं। फोकस्ड एसडीके सबपास लेखकों को डॉक्यूमेंटेड सरफेस देते हैं ताकि वे चैनल टारगेट्स, सेटअप, स्टेटस, रिएक्शंस, मीडिया क्षमताओं, रनटाइम फिक्सचर्स और प्रदाता व्यवहार को टेस्ट कर सकें। चैनल रूट नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा उदाहरण है। एक चैनल टारगेट यूजर द्वारा टाइप किया जा सकता है, प्लगइन द्वारा पार्स किया जा सकता है, स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, दूसरे टारगेट के साथ तुलना की जा सकती है और लॉग्स में डिस्प्ले किया जा सकता है। अगर हर चैनल इसे अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो अप्रूवल्स और डिलीवरी भंगुर हो जाते हैं। शेयर्ड रूट हेल्पर्स व्यवहार को सुसंगत बनाते हैं। प्रदाता कैटलॉग्स के लिए भी यही सच है। किसी प्रदाता को यह सत्यापित करने के लिए कि कैटलॉग रो वैध है, मुख्य रिपॉजिटरी से प्राइवेट टेस्ट हेल्पर कॉपी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे एक पब्लिक एसडीके टेस्टिंग सरफेस का उपयोग करना चाहिए जो रनटाइम कॉन्ट्रैक्ट से मेल खाता हो। बिल्डर के लिए यह बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्पष्ट और टेस्टेबल बनते हैं तो प्लगइन सिस्टम्स परिपक्व होते हैं। मैनिफेस्ट फर्स्ट मेटाडेटा स्टार्टअप और मॉडल डिस्कवरी में मदद करता है। फोकस्ड एसडीके हेल्पर्स प्लगइन लेखकों को प्राइवेट कोड में जाए बिना कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। एक साथ वे बदलाव रनटाइम को कम जादुई और संचालित करने में आसान बनाते हैं। V2026.4.27 में फिक्स लिस्ट लंबी है, इसलिए इसे पढ़ने का उपयोगी तरीका ऑपरेटर पेन कैटेगरी द्वारा है। पहली कैटेगरी चैनल डिलीवरी। टेलीग्राम अप्रूवल्स एग्जीक्यूटिव और प्लगइन टारगेट अकाउंट आईडीज का सम्मान करके बेहतर मल्टीबॉट नेटिव अप्रूवल रूटिंग हासिल करता है, जबकि किसी भी अकाउंट के लिए अनस्कोप्ड टेलीग्राम टारगेट्स को प्रिजर्व करता है। यह आउटबाउंड बॉट एपीआई कॉल्स को बाउंड भी करता है और बंडल्ड प्लगइन अलियास लुकअप को कैश करता है ताकि धीमे टेलीग्राम सेंड्स या WSL2 फाइल सिस्टम स्कैन गेटवे रिप्लाईज को अब वेज न करें।
यह मायने रखता है क्योंकि एक टेलीग्राम बॉट सेंड को पूरे रिप्लाई पाथ को अनिश्चित काल तक ब्लॉक करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एक धीमा चैनल प्रोवाइडर सामान्य है। रन टाइम को कॉल को बाउंडेड करना होगा, फेलियर रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त कॉन्टेक्स्ट रखना होगा और रिपीटेड एक्सपेंसिव लुकअप वर्क से बचना होगा। स्लैक को डिफ़ॉल्ट रूप से 15 सेकंड एसडीके पोंग टाइमआउट मिलता है, साथ ही कॉन्फ़िगरेबल क्लाइंट पिंग टाइमआउट, सर्वर पिंग टाइमआउट और पिंग पोंग लॉगिंग। स्लैक मीडिया हैंडलिंग प्राइवेट फाइल और फॉरवर्डेड अटैचमेंट डाउनलोड्स को आइडल और टोटल टाइमआउट्स के साथ बाउंडेड करता है, जबकि प्लेस होल्डर फॉलबैक को प्रिजर्व रखता है। फिर से फेलियर मोड हैंगिंग है। एक स्टेल वेबसॉकेट या स्टॉल्ड फाइल डाउनलोड इनबाउंड मैसेज हैंडलिंग को वेज नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट को टाइम आउट बाउंड्रीज और फॉलबैक बिहेवियर चाहिए ताकि यह रिस्पॉन्सिव बना रहे, चाहे चैनल प्रोवाइडर धीमा हो या फाइल स्टक हो। यह रिलीज टेलीग्राम क्रॉन टॉपिक और थ्रेड आईडीज के साथ थ्रेड टारगेटिंग को भी प्रिजर्व करता है। रेगुलर मैटर मोस्ट इनबाउंड पोस्ट्स को सिस्टम इवेंट्स के रूप में डुप्लीकेटिंग से रोकता है और लाइन इनबाउंड मीडिया को मैनेज्ड मीडिया स्टोरेज के तहत स्टोर करता है, टेम्परेरी पाथ्स के बजाय जो एजेंट के रीड करने से पहले डिसअपीयर हो सकते हैं। ये चैनल स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, लेकिन ये सब एक ही ऑपरेशनल नीड की ओर इशारा करते हैं। डिलीवरी कॉन्टेक्स्ट को सफिशिएंटली सर्वाइव करना चाहिए, राइट थ्रेड को टारगेट करना चाहिए और डुप्लीकेट या डिसअपीयर नहीं होना चाहिए। मल्टी चैनल एजेंट्स बोरिंग एजेस में फेल होते हैं। फॉरम टॉपिक्स, अटैचमेंट्स, स्टेल डाउनलोड्स, डुप्लीकेट इवेंट पाथ्स और टेम्पररी मीडिया फाइल्स। सेकेंड कैटेगरी असिंक मीडिया एंड टास्क्स। डिटैच्ड वीडियो अंडरस्कोर जनरेट और म्यूजिक अंडरस्कोर जनरेट टूल रन कॉन्टेक्स्ट टर्मिनल स्टेटस तक रजिस्टर्ड रहते हैं ताकि डिस्कॉर्ड बैक्ड प्रोवाइडर जॉब्स टास्क्स में लिव रहें। पेरेंट चैट रन कॉन्टेक्स्ट डिसअपीयर होने पर लॉस्ट न हो। लॉन्ग रनिंग वीडियो और म्यूजिक टास्क्स रहते हैं जब तक प्रोवाइडर जॉब्स पेंडिंग हैं। सेशन स्कोप्ड टास्क रिकॉर्ड्स एजेंट ओनरशिप इन्फर करते हैं ताकि टास्क फॉलबैक में सेशन बैक्ड मीडिया जॉब्स शामिल हों। यह यूजर ट्रस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो जनरेशन जॉब उस चैट टर्न से ज्यादा टाइम तक आउटलिव कर सकती है जिसने उसे लॉन्च किया। अगर टास्क टेबल ओनरशिप खो देता है या इसे लॉस्ट मार्क करता है जबकि प्रोवाइडर अभी भी रेंडर कर रहा है, तो यूजर एक ब्रोकन वर्कफ्लो देखता है, चाहे अंडरलाइंग जॉब इवेंचुअली सक्सीड हो। एक्सटर्नल जॉब को टर्मिनल स्टेटस तक ट्रैक करना सही मॉडल है। थर्ड कैटेगरी सेशंस, प्रोवाइडर रिप्ले और मॉडल डिफॉल्ट्स। चैट डॉट हिस्ट्री और सेशंस डॉट लिस्ट थिंकिंग डिफॉल्ट्स आउनिंग एजेंट और कैटलॉग अवेयर रेजोल्यूशन के साथ अलाइन करते हैं ताकि कंट्रोल यूआई सेशन डिफॉल्ट्स बैकएंड रन टाइम स्टेट से मेल खाएं। डीप सीक वीचार रीजनिंग कंटेंट प्लेन असिस्टेंट रिप्ले मैसेजेस के साथ साथ टूल कॉल टर्न्स पर भी बैकफिल्ड होती है। एंथ्रोपिक बीटा हेडर्स डायरेक्ट पब्लिक एंथ्रोपिक एंडपॉइंट्स तक कॉन्स्ट्रेन्ड हैं, कस्टम कंपैटिबल प्रोवाइडर्स के बजाय। कॉन्फ़िग पैच और अप्लाई टूल रिस्पॉन्सेस रिप्ले हिस्ट्री से फुल कॉन्फ़िग पेलोड्स स्ट्रिप करते हैं जबकि डायरेक्ट आरपीसी रिस्पॉन्सेस प्रिजर्व करते हैं। ये फिक्सेस स्टेट ड्रिफ्ट से बचने के बारे में है। एक एजेंट रन टाइम में करंट मॉडल, प्रोवाइडर हेडर्स, थिंकिंग मोड, रीप्ले मैसेजेस और टूल हिस्ट्रीज सब अगले रिक्वेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वह स्टेट गलत है तो फॉलोअप टर्न स्ट्रेंज वेज में फेल होते हैं। मिसिंग रीजनिंग कंटेंट, रॉन्ग प्रोवाइडर हेडर्स, जायंट रिडैक्टेड कॉन्फिग्स कॉन्टेक्स्ट में रीप्लेड या यूआई डिफॉल्ट्स जो बैकएंड बिहेवियर से मेल नहीं खाते। फोर्थ कैटेगरी स्टार्टअप, अपडेट और डिपेंडेंसी हाइजीन। गेटवे स्टार्टअप चैट चैनल्स को प्राइमरी मॉडल प्रीवॉर्म का इंतजार किए बिना स्टार्ट करता है। मॉडल वॉर्मअप को बैकग्राउंड में बाउंडेड रखता है। अपडेट सिंक कॉन्फ़िग में डिसेबल्ड ट्रैक्ड प्लगइन्स स्किप करता है। रन टाइम डिपेंडेंसी हैंडलिंग स्टेल रिटेन्ड बंडल्ड डेप्स प्रून करती है।
अनचेंज्ड मिरर मटेरियलाइजेशन डिसीजंस कैश करती है, ओनर राइट फेलियर्स पर फाइल लॉक हैंडल्स क्लोज करती है और डॉक्टर और सीक्रेट चैनल स्कैन्स को लाइटवेट रखती है। यहाँ पर यूजर्स परफॉर्मेंस को रिलायबिलिटी के रूप में अनुभव करते हैं। अगर चैनल मॉडल प्रीवर्म का इंतजार कर रहे हैं तो स्लो प्रोवाइडर डिस्कवरी पाथ पूरे चैट सरफेस को देरी कर सकता है। अगर डिसेबल्ड प्लगइन्स अभी भी सिंक हो रहे हैं तो अपडेट उन चीजों पर फेल हो सकते हैं जिन्हें ऑपरेटर ने जानबूझकर बंद किया था। अगर डिपेंडेंसी मिरर्स और फाइल लॉक्स खराब व्यवहार कर रहे हैं तो रिस्टार्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। 5वीं कैटेगरी कमांड और ऑटो रिप्लाई व्यवहार। बेयर रीसेट और न्यू कमांड रीसेट हुक कमांड को एक्नॉलेज करने के बाद रुक जाते हैं, जबकि मैसेज के साथ रीसेट अभी भी अगले मॉडल टर्न को सीड करता है। स्लैक रीसेट फ्रेज डायरेक्टिव क्लीनअप के बाद न्यू सेशन बॉडी से बाहर रखे जाते हैं। साइलेंट टर्न से वॉइस नोट मीडिया प्रिजर्व्ड रहता है, जबकि टेक्स्ट और नॉन वॉइस मीडिया सप्रेस्ड रहता है, इसलिए नो अंडरस्कोर रिप्लाई TTS रिप्लाईज अभी भी रिक्वेस्टेड ऑडियो बबल डिलीवर करती हैं। यह एक अच्छा रिमाइंडर है कि कमांड राउटिंग एक प्रोडक्ट सरफेस है। एक रीसेट कमांड को एक्सीडेंटली खाली मॉडल कॉल में नहीं गिरना चाहिए। एक रीसेट फ्रेज को अगले प्रॉम्प्ट में लीक नहीं होना चाहिए। साइलेंट TTS व्यवहार को अभी भी वह ऑडियो डिलीवर करना चाहिए जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया था। रिलीज वर्डिक्ट स्पष्ट है। यह एक रनटाइम ऑपरेशन रिलीज है। यह कंप्यूटर यूज को शुरू करने में सुरक्षित बनाता है, प्रोवाइडर्स को ऑनबोर्ड करना आसान बनाता है, सैंडबॉक्सेस को ज्यादा कैपेबल बनाता है, चैनल डिलीवरी को कम फ्रेजाइल बनाता है, प्लगइन स्टार्टअप को कम हेवी बनाता है, मॉडल कैटलॉग्स को ज्यादा ऑडिटेबल बनाता है, लॉन्गर्निंग मीडिया जॉब्स को खोना मुश्किल बनाता है और सेशन रिप्ले को अगले टर्न को पॉइजन करने की संभावना कम होती है। इस रिलीज में अपग्रेड करने वाले ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल रिव्यू लिस्ट स्पष्ट है। डेस्कटॉप कंट्रोल का उपयोग करने पर कोडेक्स कंप्यूटर यूज स्टेटस चेक करें। तय करें कि किसी डॉकर सैंडबॉक्स को GPU पास थ्रू मिलना चाहिए या नहीं। अगर आपके नेटवर्क को कंट्रोल्ड एग्रेस की जरूरत है तो प्रॉक्सी सेटिंग्स को जानबूझकर टेस्ट करें। प्रोवाइडर कैटलॉग्स और डीप इंफ्रा ऑनबोर्डिंग रिव्यू करें अगर आप वह प्रोवाइडर सरफेस चाहते हैं। टेलीग्राम, स्लैक, मीडिया अटैचमेंट्स और लॉन्गर्निंग मीडिया जॉब्स के आसपास चैनल व्यवहार देखें और प्लगइन स्टार्टअप वार्निंग्स को शोर नहीं, माइग्रेशन गाइडेंस के रूप में ट्रीट करें। स्टोरी 2 दीपग्राम फ्लक्स मल्टीलिंगुअल वॉइस एजेंट STT को टर्न टेकिंग रनटाइम प्रॉब्लम बनाता है, लेकिन चलिए इसे ओपनक्लॉ तरीके से फ्रेम करते हैं, न कि नॉब्स की लिस्ट के रूप में। कैपेबिलिटी सिंपल है। एक वॉइस एजेंट एक मल्टीलिंगुअल बातचीत सुन सकता है। जब स्पीकर भाषा बदलता है तो ध्यान दे सकता है, तय कर सकता है कि व्यक्ति असल में बोलना खत्म कर चुका है या नहीं, और एजेंट को क्लीन टर्न तेजी से दे सकता है ताकि बातचीत अभी भी लाइव महसूस हो। यह मायने रखता है क्योंकि वॉइस एजेंट बहुत इंसानी तरीकों से ब्रेक होते हैं। अगर स्पीच लेयर आपको बहुत जल्दी काट देती है तो एजेंट इंटरप्ट करता है। अगर यह बहुत देर तक इंतजार करती है तो अनुभव डेढ़ जैसा लगता है। अगर यह गलत भाषा मान लेती है तो यह नामों, कमांड्स और इंटेंट को खराब कर देती है। अगर यह कोड स्विचिंग हैंडल नहीं कर सकती तो बाइलिंगुअल यूजर्स को खुद को मशीन के अनुकूल ढालना पड़ता है, मशीन को खुद के अनुकूल नहीं। फ्लक्स मल्टीलिंगुअल दिलचस्प है क्योंकि यह स्पीच रिकॉग्निशन को उस रनटाइम प्रॉब्लम के करीब लाता है। यह मेजर भाषाओं की सपोर्ट करता है जिसमें इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, रशियन, पुर्तगाली, जापानीज, इटालियन और डच शामिल हैं, और यह कोड स्विचिंग के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोडक्ट पॉइंट यह नहीं है कि मॉडल आइडेंटिफायर याद करें।
प्रोडक्ट पॉइंट यह है कि रिकॉग्नाइजर एक लाइव वॉइस लूप का हिस्सा हो सकता है जहां भाषा और टर्न बाउंड्रीज सिग्नल हैं जिनका एजेंट उपयोग कर सकता है। ओपन क्लॉ के लिए यह महत्वपूर्ण कनेक्शन है। ओपन क्लॉ को लो लेवल वायरिंग छिपानी चाहिए। एक बिल्डर को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा वेब सॉकेट पाथ ओपन करना है, कौन सा एग्जैक्ट इवेंट फील्ड लैंग्वेज डिटेक्शन लेकर आता है, या कौन सा थ्रेशोल्ड नेम साइलेंस कंट्रोल करता है। ओपन क्लॉ यह सब ओन कर सकती है। बिल्डर फेसिंग कैपेबिलिटी यह होनी चाहिए, यह एजेंट कई भाषाओं में सुन सकता है, एक्टिव लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकता है, बहुत एग्रेसिवली इंटरप्ट करने से बच सकता है, और जब बातचीत अस्पष्ट हो तो कॉन्फिडेंस या टर्नस्टेट सरफेस कर सकता है। बिल्कुल। उपयोगी टेक्निकल डिटेल कैपेबिलिटी का शेप है। फ्लक्स लैंग्वेज हिंट्स प्रोवाइड कर सकता है, डिटेक्टेड लैंग्वेज इंफॉर्मेशन एमिट कर सकता है, और टर्न एंडिंग बिहेवियर एक्सपोज कर सकता है। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ट्रिविया नहीं है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका उपयोग ओपनक्लो वॉइस इंटरैक्शंस को कम ब्रिटल बनाने के लिए कर सकता है। अगर कोई यूजर इंग्लिश में शुरू करता है और हिंदी या पुर्तगाली में एक फ्रेज ड्रॉप करता है, तो एजेंट को अचानक थ्रेड नहीं खोना चाहिए। अगर कोई यूजर बीच में रुक जाता है, तो सिस्टम को तुरंत गलत जवाब के साथ कूदना नहीं चाहिए। और जरूर असली मुश्किलें हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल मुश्किलें हैं, कमांड लाइन होमवर्क नहीं। सबसे बड़ी समस्या कैपेसिटी की है। रियल टाइम स्पीच को प्रेडिक्टेबल लेटेंसी के साथ चलनी चाहिए। अगर स्पीच मॉडल गलत हार्डवेयर पर रखा गया है, अगर बहुत सारे कॉल्स एक ही नोड पर आ जाते हैं, या अगर स्पीच लेयर बिना किसी संबंध के वर्कलोड्स के साथ कंपटीशन कर रहा है, तो यूजर तुरंत सुन लेता है। फेलियर मोड कोई एब्स्ट्रैक्ट बेंचमार्क प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑकवर्ड पॉजेस, मिस्ड वर्ड्स, ड्रॉप्ड कॉल्स और एजेंट्स हैं जो रूड या स्लो लगते हैं। यहीं पर ओपनक्लो वैल्यू ऐड कर सकता है। लो लेवल सेटिंग्स का एक पाइल एक्सपोज करने की बजाय ओपनक्लो वॉइस को एक मैनेज्ड रन टाइम की तरह ट्रीट कर सकता है। कैपेसिटी रिजर्व करना, रिपोर्ट करना कि सिस्टम कितने लाइव स्ट्रीम्स हैंडल कर सकता है, वार्निंग देना जब डिप्लॉयमेंट अंडर प्रोविजन्ड है, और रिस्पॉन्सिवनेस, एक्यूरेसी और कॉन्करेंसी के बीच ट्रेड ऑफ स्पष्ट करना। ऑपरेटर को हेल्थ सिग्नल्स मिलने चाहिए, स्पीच इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ट्रेजर हंट नहीं। डेडिकेटेड रन टाइम गाइडेंस को कैपेबिलिटी आइडिया में ट्रांसलेट करना भी वर्थ है। वॉइस सिर्फ एक और बैच जॉब नहीं है। ये लेटेंसी सेंसिटिव है। तो एक प्रोडक्शन वॉइस एजेंट को आइसोलेशन चाहिए। उसे काफी जीपीयू मेमोरी चाहिए। उसे मॉनिटरिंग चाहिए। उसे ग्रेसफुल ओवरलोड बिहेवियर चाहिए। अगर कैपेसिटी फुल है, तो सिस्टम इंटेंशनली डिग्रेड करना चाहिए, ये झूठ बोलने की बजाय कि सब ठीक है, जब तक कि कॉन्वर्सेशन कोलैप्स न हो जाए। यही वजह है कि टर्न टेकिंग को उतना अटेंशन मिलना चाहिए जितना आम तौर पर मिलता है। एक टेक्स्ट एजेंट कुछ सेकंड्स वेट कर सकता है और फिर भी यूजेबल लग सकता है। एक वॉइस एजेंट नहीं कर सकता। एक हेल्पफुल वॉइस असिस्टेंट और अनयूजेबल एक के बीच का फर्क कुछ 100 मिलीसेकंड्स हो सकता है, या एक प्रीमेच्योर एंड ऑफ टर्न डिसीजन। तो जब हम फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, टेक अवे ये नहीं है कि यहाँ एग्जैक्ट पैरामीटर नेम्स हैं। टेक अवे ये है, मॉडर्न स्पीच मॉडल्स एजेंट रन टाइम्स को लैंग्वेज और टर्न स्टेट के बारे में ज्यादा सिग्नल्स दे रहे हैं, और ओपनक्लो को दो सिग्नल्स को बेटर डिफॉल्ट्स में टर्न करना चाहिए। बिल्डर स्टोरी बहुत क्लीनर हो जाती है। आप जो यूजर एक्सपीरियंस चाहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, नेचुरल इंटरप्शंस, लो लेटेंसी रिस्पॉन्स, मे बी सेंसिटिव एक्शंस के लिए स्ट्रिक्टर कन्फॉर्मेशन। ओपनक्लो उसको स्पीच रन टाइम पर मैप करता है, मॉनिटर करता है कि डिप्लॉयमेंट कीप अप कर पा रहा है या नहीं, और राइट वार्निंग्स एक्सपोज करता है जब नहीं कर पा रहा।
तो फ्लक्स मल्टीलिंगुअल रेलेवेंट है क्योंकि ये एक्सपैंड करता है कि एक वॉइस एजेंट रिलायबली क्या हियर कर सकता है और कब रिस्पॉन्ड कर सकता है। ओपनक्लो एंगल ऑर्केस्ट्रेशन है। स्पीच रिकॉग्निशन मैनेज्ड कॉन्वर्सेशन लूप में एक कंपोनेंट बन जाती है। लिसन करो, लैंग्वेज डिटेक्ट करो, टर्न स्टेट डिसाइड करो, एजेंट इन्वोक करो, स्पीक बैक करो और पूरे लूप को फास्ट इनफ रखो कि नेचुरल फील हो। स्टोरी 3, गूगल रैपिड बकेट ब्रिंग्स कलॉसिस इनटू द PyTorch डेटा पाथ। इसको भी राइट फ्रेमिंग चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि हर बिल्डर को स्टोरेज कॉल्स हैंडराइट करने चाहिए। पॉइंट ये है कि AI सिस्टम्स अक्सर फेल करते हैं क्योंकि मॉडल डेटा, आर्टिफैक्ट्स, चेकपॉइंट्स या जनरेटेड फाइल्स के लिए वेट कर रहा है। स्टोरेज AI रनटाइम का पार्ट बन जाती है। ये खासकर तब ट्रू होता है जब एक वर्कफ्लो डेमो से बड़ी हो जाती है। ट्रेनिंग जॉब्स को डाटा सेट्स चाहिए, इवैल्यूएशन जॉब्स को आर्टिफैक्ट्स चाहिए, रैग सिस्टम्स को इंडेक्सेस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मीडिया एजेंट्स को इमेजेस, ऑडियो और वीडियो चाहिए, फाइन ट्यूनिंग जॉब्स को चेक पॉइंट्स चाहिए। एक ऑर्डिनरी एजेंट पाइपलाइन भी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर स्टोरेज पाथ स्लो है या बैडली प्लेस्ड है तो एक्सपेंसिव कंप्यूट आइडल बैठा रहता है। रैपिड बकेट गूगल का एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम के लिए आंसर है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज पाथ को AI और डेटा वर्कलोड्स के लिए फास्टर बनाना, कलॉसिस को ज्यादा डायरेक्टली यूज करके, कनेक्शंस अलाइव रखकर और स्टोरेज को कंप्यूट के क्लोज रखकर। शो नोट्स में PyTorch, GCSFS और FSSPC का मेंशन है क्योंकि ये पाइथन AI वर्कफ्लोज में कॉमन लेयर्स हैं। लेकिन ओपनक्लो लेवल लेसन सिंपलर है। एक गुड एजेंट प्लेटफॉर्म को वर्कलोड चेंज होने पर राइट आर्टिफैक्ट पाथ ऑटोमैटिकली चूज और मैनेज करनी चाहिए। सही। बिल्डर्स को स्टोरेज प्लम्बिंग नो किए बिना उससे बेनिफिट मिलनी चाहिए। अगर कोई वर्कफ्लो बड़ा डेटा सेट रीड कर रहा है, फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट्स राइट कर रहा है या जनरेटेड मीडिया को स्टेप्स के बीच मूव कर रहा है तो ओपनक्लो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आर्टिफैक्ट पाथ मैटर्स। वो हॉट वर्क के लिए लोकल या जोनल स्टोरेज प्रेफर कर सकता है, ड्यूरेबल कॉपीज को कहीं सेफर पुश कर सकता है और वार्निंग दे सकता है जब कंप्यूट और स्टोरेज रीजन्स या जोन्स में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वह क्षमता विवरण जो मायने रखता है वह स्थानीयता है। अगर ट्रेनिंग या जनरेशन जॉब एक जोन में है और गर्म डेटा उसी जोन में है तो सिस्टम अनावश्यक लेटेंसी और थ्रूपुट पेनल्टी से बच सकता है। अगर डेटा दूर है तो परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। यह बोरिंग लगता है जब तक आप एक्सेलरेटर्स के लिए पैसे दे रहे हैं जो इनपुट का इंतजार कर रहे हैं। फिर स्टोरेज प्लेसमेंट एक लागत और विश्वसनीयता मुद्दा बन जाता है। स्थायित्व के संदर्भ में एक ट्रेड भी है। सबसे तेज स्टोरेज पथ हमेशा सबसे सुरक्षित दीर्घकालिक रिकॉर्ड नहीं होता। एक गर्म जोनल बकेट किसी जॉब को जल्दी से फीड करने के लिए बढ़िया हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण चेकपॉइंट और अंतिम आउटपुट को क्षेत्रीय या मल्टी रीजन स्टोरेज में कॉपी करना पड़ सकता है। यह गौचा जोर देकर कहने योग्य है, गर्म कार्य पथ को टिकाऊ स्रोत की सत्य पथ से अलग करें। यह सीधे ओपनक्लो वर्कफ्लोज पर मैप होता है। एक ओपनक्लो टास्क की कल्पना करें जो वीडियो का एक बैच जनरेट करता है, मॉडल आउटपुट का मूल्यांकन करता है, एम्बेडिंग बनाता है या फाइन ट्यूनिंग प्रयोग चलाता है। यूजर को हर इंटरमीडिएट फाइल कहाँ है यह मैनेज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओपनक्लो को पता होना चाहिए कि कौन सी फाइलें अस्थायी हैं, कौन सी समीक्षा एसेट्स हैं, कौन सी फाइलें अंतिम प्रकाशन योग्य आर्टिफैक्ट्स हैं और कौन सी फाइल्स को टिकाऊ बैकअप की जरूरत है। और मॉनिटरिंग को वर्कफ्लो शब्दों में बात करनी चाहिए। यूजर को निम्नस्तरीय फाइल एब्स्ट्रैक्शन इंस्पेक्ट करने को न कहें, इसके बजाय ओपनक्लो कह सकता है, आपका जॉब डेटा का इंतजार कर रहा है,
आपके चेकपॉइंट राइट्स रन को धीमा कर रहे हैं। आपका स्टोरेज इस कंप्यूट के लिए गलत स्थानीयता पर है या आपकी टिकाऊ कॉपी अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह क्षमता स्तरीय तकनीकी विवरण है। यह बताता है कि सिस्टम क्या कर सकता है और क्या गलत हो सकता है बिना एपिसोड को सेटअप गाइड में बदले। रैपिड बकेट भी आधुनिक एआई प्लेटफॉर्म के बारे में एक व्यापक बिंदु को पुनः प्रबलित करता है। परफॉर्मेंस केवल मॉडल क्वालिटी नहीं है, यह मॉडल के आसपास का पथ है। स्टोरेज, कतारें, स्ट्रीम्स, कैशेस, रनटाइम, अनुमतियां और ऑब्जर्वेबिलिटी। मॉडल शायद स्टार है, लेकिन सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर तय करता है कि वर्कफ्लो फास्ट, सस्ता और निर्भर है या नहीं। तो ओपनक्लॉ का टेकवे यह है कि स्टोरेज को एजेंट रनटाइम का एक बुद्धिमान हिस्सा बनाएं। छोटे जॉब्स के लिए इसे SIMPLE रखें। भारी डेटा या मीडिया काम के लिए जब मदद करता है तो तेज गर्म स्टोरेज का उपयोग करें। महत्वपूर्ण आउटपुट्स के लिए उन्हें टिकाऊ स्टोरेज में प्रमोट करें। यूजर्स के लिए क्षमता और गौचास को एक्सपोज करें, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स का पेज नहीं। यह रैपिड बकेट का उपयोगी पढ़ना है। यह मांग नहीं है कि हर बिल्डर एक नया स्टोरेज API सीखे। यह सबूत है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर असली बॉटलनेक्स के आसपास विशेषज्ञ हो रहा है। ओपनक्लॉ को उन विवरणों को अवशोषित करना चाहिए और ऑपरेटर को एक साफ वादा देना चाहिए, मैं आपका डेटा काम के पास रख सकता हूँ, आपके आर्टिफैक्ट्स व्यवस्थित रख सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ जब स्टोरेज पथ जॉब धीमा होने की वजह है। एक साथ मिलाकर EP043 वास्तव में रॉ तकनीकी सतहों को उपयोगकर्ता ऑपरेटर क्षमताओं में बदलने के बारे में है। ओपनक्लॉ V2026.4.27 उस पैटर्न को प्रोडक्ट के अंदर जोड़ता है: बेहतर कंप्यूटर यूज तत्परता, प्रोवाइडर सपोर्ट, GPU कंटेनर हैंडलिंग, प्रॉक्सी कंट्रोल, चैनल विश्वसनीयता, अटैचमेंट्स, नोड प्रेजेंस, मैनिफेस्ट बैक्ड स्टार्टअप, मॉडल कैटलॉग्स और SDK क्लीनअप। दीपग्राम फ्लक्स मल्टीलिंगुअल आवाज में वही पैटर्न दिखाता है। विवरण है भाषा पहचान, टर्न टेकिंग, रियल टाइम क्षमता और रनटाइम आइसोलेशन। यूजर फेसिंग क्षमता एक वॉइस एजेंट है जो बहुभाषी भाषण को स्वाभाविक रूप से संभाल सकता है और बिना अजीब टाइमिंग फेलियर्स के जवाब दे सकता है। गूगल रैपिड बकेट स्टोरेज में दिखाता है। डिटेल्स है लोकेलिटी, हॉट पाथ्स, फास्टर ऑब्जेक्ट एक्सेस, चेकपॉइंट्स और ड्यूरेबिलिटी। यूजर फेसिंग कैपेबिलिटी एक AI वर्कफ्लो है जो डेटा को कंप्यूट के करीब रखता है, एक्सेलरेटर्स को खिलाया रखता है और जरूरी आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित स्टोरेज में प्रमोट करता है। गलती यह है कि बिल्डर्स को हर लो लेवल डिटेल खुद संभालने को कहना। मौका यह है कि ओपनक्लॉ को वायरिंग अवशोषित करने दें और यूजफुल कंट्रोल्स एक्सपोज करें, क्या पॉसिबल है, क्या रिस्की है, क्या स्लो है और सिस्टम इसके बारे में क्या कर रहा है। ओपनक्लॉ डेली के लिए बस इतना। पूरे शो नोट्स और सोर्स लिंक एपिसोड नोट्स में हैं। अगर आप ओपनक्लॉ के साथ बना रहे हैं तो बाउंड्रीज देखते रहें: कंप्यूटर यूज रेडिनेस, वॉइस रन टाइम बिहेवियर और आर्टिफैक्ट स्टोरेज। सबसे अच्छे एजेंट सिस्टम सिर्फ मॉडल्स को कॉल नहीं करते, वे मॉडल के आसपास के एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं ताकि काम असल में पूरा हो। जल्दी वापस आएंगे।